केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। ठीक है, वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गोपाल जी, टैली आपके पक्ष में है, 49 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे। क्या कुछ बड़े फैक्टर्स आपको नजर आते हैं इस टैली के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार का जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ भाजपा के लिए पॉजिटिव वोट है। जो आप और कांग्रेस की तो अलग अलग नेगेटिविटी है ही समाज में। कांग्रेस तो बिल्कुल फेलियर है और कोहेसिवनेस नहीं है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो आप लोग कह रहे हैं। बट आपके भ्रष्टाचार और उसके भी उजागर तो खूब हुए और उन्होंने जो पूरी तरह से जनता का विश्वास खोया है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। लेकिन बीजेपी के लिए पॉजिटिव वोट है। जो गवर्नेंस का मॉडल भाजपा चला के आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, भ्रष्टाचार के बिना डिलीवरी मैकेनिज्म में एफिशिएंसी, और जिस तरह से इस बार आम बजट आया है 2025 का, तो यह पॉजिटिव वोट है। अदरवाइज लेकिन गोपाल जी, आपके जो आलोचक हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई अंतर कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि जो आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो सारी जारी रहेंगी। 2100 को बढ़ाकर आपने 2500 कर दिया। और जहां तक करप्शन की बात है, आपके विरोधी कहते हैं कि आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे अलग है दिल्ली में आम आदमी पार्टी से? देखिए, जन कल्याणकारी योजनाएं आपकी सारी चलेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। लेकिन यह भी साथ में कहा कि उन योजनाओं के अंदर से भ्रष्टाचार हटा दिया जाएगा। जैसे बस का घोटाला है, जिस तरह शराब का घोटाला है, जिस तरह से जो बिजली के अंतर्गत जो पेंडिंग जो मैनिपुलेशन है उसके स्ट्रक्चर के, कि ना जनता से लो ना सरकार दें और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, वो जो घोटाले हैं बीच में, जो लीकेजेस हैं, जो डिलीवरी टारगेटेड नहीं है कांग्रेस की, वह सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। और केवल ये नहीं है जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स कहाँ आएगा, उसके लिए प्रॉपरली फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पैक्ट है। उसके अंदर बजट के अंदर अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने का एक रोड मैप है। एक गोपाल जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। आरती मेहरा जी भी जुड़ चुकी हैं, आप ही की पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली की। आरती जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 27 साल के बाद ये जो आपका सियासी बनवास है ये खत्म हो रहा है। उदित जी, आऊंगा आपके पास। आरती जी, क्या कुछ इसके पीछे की बड़ी वजह आपको नजर आ रही है? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोग बुरी तरह से केजरीवाल से निराश थे। केजरीवाल ने जो व्यवस्था बदल के एक ईमानदार सुशासन की बात की थी, उसके बिल्कुल विपरीत विकास विरोधी उसका चेहरा, करप्शन में लिप्त उसका चेहरा और झूठ से भरा हुआ, फरेब से भरा हुआ चेहरा लोगों ने देखा। दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का चमकता हुआ व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी जी की डिलीवरी की पावर जो देश भर में चल रही है, जिसने देश में ही नहीं विश्व में भारतवासियों का परचम लहराया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं, मतलब मोदी की गारंटी के पूरे होने की गारंटी जी, तो लोगों ने का जो भ्रम है वो टूट गया है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, उनका नेतृत्व, उनकी डबल इंजन की सरकार में तो कैसे अब दिल्ली को बदलेंगे? आरती जी, मैं आपसे समझूंगा, आप बनी रहिए हमारे साथ। संजीव सर, आपने लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास कहा था कि यार लगभग 10 बजे तक रुको। 9:30 से ज्यादा बज चुके हैं। आपको लगता है कि अब कोई चमत्कारिक ढंग से बदलाव हो पाएगा इस टैली में? और अगर नहीं तो इसका मतलब अब आने वाले वक्त में क्या सर? भाई, बदलाव होता है तो चमत्कार ही होगा अब। मतलब आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची है। और जिस तरह की लीप बीजेपी ले चुकी है
और आप तो उससे आधे से भी नीचे चली गई है। 20-21 पे आप है, वो 50 के नज़दीक है, तो मतलब अब खेल करीब करीब निर्धारित हो गया है। तो जैसे मैं पिछली बार कह रहा था आपके उत्तर में कि आने वाला समय कष्टप्रद होगा, क्योंकि उनकी पूरी जो फलसफा है, पूरी जो राजनीति है, भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये नतीजा है, आप पार्टी के खिलाफ नहीं है ना। आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ही चीज़ थी करीब करीब। खैर वो तुलना भी गलत है, इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन तो ये नतीजा उनके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि एग्जिस्टेंस ही आज खतरे में दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि एक व्यक्ति के चारों तरफ केंद्रित एक मूवमेंट, वो मूवमेंट की हवा निकलती हुई दिख रही है अगर ये इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तो क्या, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है ना पारंपरिक पार्टी थी, तो क्या ये उस तरह सस्टेन कर पाएंगे? अभी तक जीत ही जीत का उन्होंने उफान देखा है, तो हार के बाद आप पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से बिहेव करती है, अगर वो सस्टेन कर पाते हैं अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है बिखराव का दौर आएगा आप पार्टी में। इसका असर पंजाब की राजनीति में पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, कांग्रेस को लाभ है पंजाब में भी और दिल्ली में भी, दोनों जगह। दिल्ली में उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया सर, वो कह रहे हैं और लड़ो आपस में, और लड़ो आपस में। OTT सीरीज थी जिसमें था कि कर लो मीटिंग। बात है भाई, आप अपने कश्मीर में बैठे कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन और लड़ो आपस में तो कांग्रेस क्या नहीं करती, मरता क्या ना करता, निपटते ही रहे क्या? मतलब वो इसलिए है क्या, उस तरह से तो गांधी नहीं ना कि एक गाल फिर दूसरा गाल फिर तीसरा गाल चौथा पांचवा गाल कहां से लाओ आप थप्पड़ खाने के लिए। तो आप कितने निपटोगे रीजनल पार्टी से? ठीक है सर, आपको जाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तक जुड़ने के लिए सर। आपका बहुत अच्छा लगा आपके साथ कार्यक्रम में बैठ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे साथ उदित राज हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। उदित जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि और लड़ लो आपस में लड़ोगे तो यही होगा। देखिए, उनका पर्सपेक्टिव अलग है और हमारा अलग है, और लोकसभा के चुनाव में भी हमसे इनके मतभेद रहे हैं। पंजाब में हम एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। जब संविधान बचाने की बात आती है, लोकतंत्र बचाने की बात आती है, तो अभी भी हम रीजनल पार्टी या गैर बीजेपी के दलों के साथ जा सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि वो और जम्मू कश्मीर की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, देखिए सही नीतियों के साथ पहुंचाया होता कोई दिक्कत नहीं, बेहतर डेवलपमेंट करके हमें डिफीट किया होता तो कोई बात नहीं है, या अच्छी शिक्षा दे करके किया होता। सब झूठ बोल करके कांग्रेस को बदनाम करना किया, सब झूठ बोलकर। ठीक है, आप करें कि उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। ठीक है, हमारे ऊपर आरोप। ठीक है उदित जी, मैं आऊंगा आपके पास। आरती मेहरा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। आरती जी, अब आगे के सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि अब डबल इंजन की सरकार आपकी दिल्ली में होगी, क्या आप नया करेंगे जो अरविंद केजरीवाल अब तक नहीं कर पाए थे? और दूसरा सवाल चेहरे से जुड़ा भी है। पहले, डबल इंजन की सरकार कैसे, क्या बदलेगी दिल्ली में? देखिए, पहले मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के हर जीतने वाला कमल का फूल, वो हमारा सीएम होगा। मिल के तय करेंगे और लीडरशिप इसमें फाइनल डिसीजन करेगी। ठीक है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, वो है डिलीवरेंस, कि हमने जो जो कुछ बोला है, जो कंटिन्यू करेंगे, प्रधानमंत्री का हर शब्द अक्षरशः पालन होगा उसका। तो जो जो हमने बोला है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। मतलब और जैसे लगभग 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। हमारे अमित शाह जी ने बोला कि हम यमुना में डुबकी लगाएंगे और केजरीवाल जी को भी इनवाइट करेंगे, 3 साल में यमुना साफ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की डिलीवरी में हमने अपना जो जो मैनिफेस्टो बनाया, खास इंस्ट्रक्शन रहती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि उतना लिखो, उतना बोलो, उतना करो जो हम डिलीवरी कर सकें। हमारा 100% अपना सेंटर में मैनिफेस्टो के हिसाब से हमारी सर, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। गोपाल जी, आप तो आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं सर, बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। ये जो फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू की थी, इसकी आलोचना बीजेपी ने भी की थी। रेवड़ी इनको कहा था रेवड़ी कल्चर खत्म होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और ज्यादा बढ़ा देंगे। आप एक आर्थिक जानकार के तौर पर कैसे देखते हैं इसको? गोपाल जी।
देखिए अगर हमारे आर्थिक विकास होता है, रिसोर्स सरकार के पास जनरेट होते हैं और उसमें से लीकेजेस ख़त्म होती हैं डिलीवरी में और भ्रष्टाचार ख़त्म होता है, तो अपने आप एफिशिएंसी आ जाती है। और जो हमने करके दिखाया है, अगर 12 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल देने में सफल हुए केंद्र में 2019 के बाद केंद्रीय सरकार से, तो यह अपने आप में एक अचीवमेंट है। और वो उसके पहले 2.5 करोड़ लोगों को लगभग 65 साल में 2.5 करोड़ घरों में लोगों को नल के द्वारा जल मिल रहा था। तो ये फ़र्क है ना, ऐसा नहीं है कि पहले पैसे खर्च नहीं होते थे, पहले भी खर्च होते थे। तो रेवड़ी और जो वेलफेयर है उसमें फ़र्क ये है कि आप भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को उसका फ़ायदा उठवाने का काम करेंगे तो वह रेवड़ी है। आर्थिक विषयों को ध्यान में बिना रखे करेंगे, रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे। देखिए आप डीटीसी का ही एग्जांपल ले लीजिए, इन्होंने कहा फ्री बस राइड महिलाओं को देंगे, बट लेकिन डीटीसी इतने हैवी लॉस में जा रही है। तो आप वह गड़बड़ है कि आप उसको एफिशिएंसी लाइए और आर्थिक उसकी जो वायबिलिटी को कंटिन्यू रखिए और फिर आप जन कल्याणकारी योजनाओं को एनके सर, एक सवाल थोड़ा बीजेपी की रणनीति के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के इस दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कहा कि पुष्कर सिंह धामी चेहरा होंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र में भी कहा उन्होंने कि एकनाथ शिंदे ही हमारा चेहरा होंगे। दिल्ली में उन्होंने नहीं कहा, हरियाणा में कहा कि नायब सिंह सैनी चेहरा होंगे, दिल्ली में उन्होंने नहीं कहा। ये एक रणनीति है, किस तरीके से इस रणनीति को आप नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड लेके, समाजशास्त्री विवेचना करके, आर्थिक विवेचना करके कि ये जो दिल्ली है इसकी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, इसका पर कैपिटा इनकम, अच्छा इसमें अपरूटेड लोग ज़्यादा है जो कि बाहर से आके यहाँ बसे हैं, तो उनको कौन चाहिए? उनको कोई रीजनल लीडर कैसे ग्रो करेगा दिल्ली में? आप अगर गौर करें, वो ज़माना अलग था जब मदन लाल खुराना रूल करते थे, उनका इमेज होता था, पार्टी का नहीं होता था। तो लेकिन आज के दौर में अगर दिल्ली ऐसी सोसाइटी को आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी इमेज है, और नरेंद्र मोदी की इमेज अभी भी अनअसेलेबल है। और मतलब उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि इस समय देश के सर्वमान्य देश के क्या मतलब बाहर भी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन यही था, क्योंकि बीच में अगर किसी को रखोगे तो शायद वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि आपने XYZ को कहा कि साहब ये हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि उसका चेहरा दिल्ली वालों को पसंद ही नहीं आएगा। उसमें पूर्वांचली भी हैं, उत्तराखंडी भी हैं, पंजाबी भी हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ऑल एक्सेप्टेबल लीडर थे और ये उनके चेहरे पे लड़ा गया, जो बहुत ही फेयर कैलकुलेशन। ये सही रणनीति मनोज सर आपको लगता है? उसी की वजह से ये टैली 48 तक भी पहुंची है। हाँ देखिए, मेरे ख्याल से दिल्ली को देखते हुए तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जिस समय मोदी जी ने बोला कि ये मोदी की गारंटी है, हम 2500 रुपये देंगे, मोदी की गारंटी है, तो आपने देखा होगा कि जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी उस समय आम आदमी पार्टी के का कम से कम परसेप्शन में तो एक लीड बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बोला कि हर महिला को वो 2100 रुपये देंगे, और जब उसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाए तो एक डेटा के अनुसार 35 लाख महिलाओं तक ने फॉर्म भरा, और मुझे ध्यान है बड़ी लंबी लंबी लाइनें उसके लिए लगती थी। तो उस समय, लेकिन जब बाद में मोदी ने आकर कहा कि नहीं, ये जितनी भी जो योजनाएं हैं ये वैसे ही चलती रहेंगी और साथ ही साथ हम 2500 रुपये देंगे, तो मेरे ख्याल से लोगों को वो बात समझ आई। जिस समय मोदी ने बोला कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, तो वो चीज़ समझ आई। जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे, तो जो मोदी की गारंटी है वो मेरे ख्याल लगता है कि दिल्ली के इस इलेक्शन में उसका काफ़ी बड़ा असर हुआ है। ठीक है, इस बीच नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग नेता, रमेश विदुड़ी क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए, इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है, और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है,
उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा, मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री बन। तो रमेश विदुड़ी को आप सुन रहे थे, कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को उन्होंने बदला, कालका जी सीट से पहुंचे, चुनाव लड़े, आतिशी से मुकाबला किया दिल्ली के मुख्यमंत्री से। और इस वक्त का जो रुझान है मनोज सर, उसके मुताबिक रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति भी थी कि जो अपने तमाम बड़े चेहरे हैं उनको भी जमीन पर उतारा, पूर्व सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, और उसका असर भी दिख रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, आतिशी पीछे चल रही हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस इलेक्शन में उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगाई है, तो इसलिए जितने भी बड़े चेहरे थे वो यहाँ आए। और आपने देखा होगा कि उनके कैंपेनिंग का तरीका भी काफ़ी अच्छा था। प्रधानमंत्री ने खुद काफ़ी ज़्यादा रैली यहाँ आकर करी हैं। अमित शाह जी की रैली थी, जितने भी उनके बड़े मंत्री थे और सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, सब ने यहाँ आकर काफ़ी अच्छे से वो करी, कैंपेनिंग करी। और अभी देखो अनुराग, मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है जी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अरविंद केजरीवाल अभी नंबर 1 पोजीशन में है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खबर है अगर यही रुझान बना रहता है तो। ठीक है, लेकिन आतिशी पीछे चल रही हैं, रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हैं। लेकिन विकास जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन एनके सर, एक रिएक्शन आपका भी। बीजेपी की रणनीति 2015 के मुकाबले, 2020 के मुकाबले इस बार अलग थी, जैसा विकास जी भी बता रहे थे कि डोर टू डोर संघ की सक्रियता, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं, घर घर जाकर सिर्फ बैठक। अनुराग, एक चीज है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी है तो इसलिए वो जीत गए। अरविंद की खराब थी, इसको भी लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को अगर आज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं मिल रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। कुछ देर में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल नीचे आ रहे हैं। और आतिशी आप देखिए, चीफ मिनिस्टर थी ना, तो अगर ये लोग जनता द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो गलती किसकी माने? अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की माने? कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, जनता उससे। अच्छा, गलत क्या किया भाई? अगर ये बातें जो कि सही हैं कि आपने चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए इतना खर्चा किया, भाई इतना ही काफी है, जनता नाराज हो गई तो नाराज हो गई। उधर बीजेपी की स्ट्रेटजी, भाई ये स्ट्रेटजी पहले भी 2020 में भी थी, लेकिन 20 में तो नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि तमाम जो सरकारी बंगले हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवास हैं, वो तो प्रधानमंत्री आवास तक पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब है। बिल्कुल सही है, लेकिन यही आपको नहीं कहना था। आपको कहना था कि हम डिफरेंट हैं। आप आप जातिवादी नहीं, मतलब आप किसी कास्ट बेस पे नहीं है, दिल्ली की सोसाइटी में आप कर भी नहीं सकते। तो आपका तो एक ही यूएसपी था, वो था ईमानदारी।
वो गांधीवादी चरित्र जो अन्ना हजारे के उससे आया था, लीगेसी से, वो आप नहीं दे पाए और उसकी जगह पता लगा कि आप तो ज्यादा ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं कि खर्च कर रहे हैं, तो इसको लेके जनता नाराज थी। ये एक सिंगुलर कारण था जिसकी वजह से अरविंद के, हाँ बीजेपी ने स्ट्रेटजी सही की क्योंकि वो जीती है, तो जाहिर है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी सही थी, लेकिन कहीं इनकी गलती थी इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी सही हुई। क्या अब गलती का आकलन शुरू हो चुका है? मोहित बख्शी हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर मौजूद हैं, लगातार आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित, अब लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है ईवीएम नतीजे रुझान सामने आने के बाद, बहुत बड़ा फासला है अब आप और बीजेपी के बीच में, क्या आकलन शुरू किया है पार्टी ने अभी, या अभी भी इंतजार की मुद्रा में? मोहित, दिखा रहा हूं मैं आपको, अनुराग, मिठाई के डब्बे आ गए गाड़ी में, जो है अभी गाड़ी पहुंची है और वहां पर अभी गाड़ी अंदर गई है और उसमें मिठाई के डब्बे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके एजेंट्स के मुताबिक जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो उनको मिठाई खिलाने वाली है। अभी इस तरीके की तस्वीर जो है, अभी जो मिठाई के डब्बों से भरी हुई गाड़ी जो है वो अंदर गई है। अब इसमें क्या है, ये तो ये राजनीतिक दल जाने इनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी मिठाई का डब्बे जो है वो अंदर गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी की यहाँ की तस्वीर है, पार्टी का दफ्तर का गेट अभी बंद है, लेकिन जो गाड़ी थी वो डब्बों से, मिठाई के डब्बों से भरी हुई थी और उनके मुताबिक ये है कि अभी खेल पलटेगा क्योंकि शुरुआती पहला और दूसरा राउंड हुआ। उदित राज जी, सुन रहे हैं आप हमारे सहयोगियों को, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मिठाई पहुंच रही है वहां पर, केजरीवाल कह रहे हैं कि तस्वीर बदल जाएगी, क्या उदित राज जी को भी ऐसा लगता है जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं लगभग 10 बजे कि अब तस्वीर बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह के रुझान आ रहे हैं अब ज़्यादा कोई परिवर्तन आने वाला है, और जो अभी कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, 2015 में जब ये चुनाव लड़े थे तो 300 एमपीओं को उतारा था इन्होंने, तो ये बीजेपी की कोई करामात नहीं है या मोदी जी के चेहरे का नहीं है कुछ। एक्चुअली क्या है कि जो मिडिल क्लास इनको सपोर्ट करता था 2020 तक, उसे यह लग रहा था कि श्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, बदलाव की राजनीति करने आए हैं, वो बिल्कुल कट गया और बड़ा ही नफरत करने लगा सारा चीज। लाभार्थी अभी भी इनके पास है काफ़ी हद तक, ये सारी एनालिसिस मैं सुन रहा हूँ गलत है, लाभार्थी अभी तक है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि भैया ये हम ये आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दो, हम आपको दे रहे हैं। ये अजीब किस्म की पार्टी है, अगर इस तरह से पार्टियां इस देश में हो जाए तो देश ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आरती मेहरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंच रही है 10 बजे, क्या बदलाव की उम्मीद आपको भी लग रही है? दूसरा आरती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मिठाई पहुंच रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। नहीं आई थी, प्लीज बोलिए अलग दोबारा से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंची है अभी, वो कह रहे हैं नतीजे बदल जाएंगे थोड़ी देर में। अभी देखिए 14 एग्जिट पोल हुए जिसमें 12 ने भारतीय जनता पार्टी को वो दिखाया जो आज अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी मिठाई खाना उनका अधिकार है, क्योंकि मिठाई तो खाई जा सकती है, लेकिन ये मुंह मीठा करने वाली मिठाई है या अपने को उत्साहित करने के लिए, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज जो रुझान आ रहे हैं उस रुझानों से क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस रुझानों और एग्जिट पोल से पहले भी था कि इस बार हम दिल्ली में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त आरती जी आप ही की पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो मिठाई पहुंची है, बीजेपी के दफ्तर में क्या हालचाल है, जरा तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? बीजेपी दफ्तर में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, सब पहुंच रहे हैं। अभी
तुरंत ही बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निजोबिन सचदेवा है वो पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी अभी मिठाई के मामले में थोड़े संयम बरत रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आधा घंटा और गुजर जाने दीजिए, तब ज्यादा ही अच्छे ढंग से हम बांटेंगे और लड्डू का आनंद लेंगे। तो तैयारी इधर भी है, लेकिन अभी उसको उजागर वो लोग कर नहीं रहे हैं कि लड्डू हमारे कहाँ पर रखे हुए हैं, लड्डू है या इस बार जलेबी है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को सूचित जरूर पार्टी की तरफ से कर दिया गया है कि पार्टी कार्यालय में की ओर वो बढ़े। अभी तक कार्यकर्ताओं को रोककर बीजेपी की तरफ से रखा गया था कि पार्टी कार्यालय में अब थोड़ी देर में ढोल ताशे भी यहाँ आने वाले हैं, बैंड भी बजेगा यहाँ पर, और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ होली खेलेंगे। सबकी तैयारी अब शुरू हो रही है। लेकिन पीछे 1-2 बार की घटना से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने शायद सबक लिया है, इसीलिए तुरंत ही वो लोग ना तो ढोल बजवा रहे हैं ना लड्डू की टोकरी खोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ चालू हो गया है। जी, तो हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि इस बार कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं दिखानी है, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी टैली नजर आ रही है, वो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि 27 साल का सूखा, 27 साल का वो जो वनवास है वो खत्म कर एक प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच मनोज सर और एनके सर, आप दोनों से बारी बारी से, पहले मनोज सर आपसे, उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं कि और लड़ो, मतलब सिर्फ अच्छा, मैं उससे पहले ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं कि काउंटिंग सेंटर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो वहां पर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी आतिशी की अगर बात करें तो वो अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, बड़े चेहरे पीछे चल रहे थे। हालांकि अभी थोड़ी सी राहत की खबर आई कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं जंगपुरा से, और अरविंद केजरीवाल जो लगातार पीछे चल रहे थे वो अब पहली बार बढ़त बनाते हुए नजर आए। लेकिन मनोज सर, उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट कि और लड़ो आपस में, सिर्फ एक लाइन का ट्वीट है सर, लेकिन वो सारी कहानी जो है वो बता दे रहा है। हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए और कांग्रेस की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन हारे। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, ये वही वोट बैंक है जो कि इससे पहले कांग्रेस के पास था। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है 32-34%, वो हमेशा से उनके साथ ही था। तो कांग्रेस को ये इलेक्शन फाइट करना चाहिए था, बहुत अच्छे से फाइट करना चाहिए था। और मेरा तो मानना ये है कि दिल्ली में लोकसभा में भी अगर कांग्रेस इलेक्शन अलग पार्टी की तरफ फाइट करती तो पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए ये काफ़ी अच्छा होता। इस इलेक्शन में भी कांग्रेस लास्ट के 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा एक्शन में आई। अगर यही इलेक्शन वो 1 महीना 2 महीना पहले से कॉन्टेस्ट करना शुरू कर देते, अपने कैंडिडेट्स का नाम वो करते, अनाउंस करते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो बड़े नेता हैं वो अगर रैलियां काफ़ी ज़्यादा करते, तो मेरे ख्याल से एज ए पार्टी कांग्रेस के कैडर के लिए, वॉलंटियर के लिए ये बहुत अच्छा होता। क्योंकि कांग्रेस ने ही यहाँ डेवलपमेंट सारा किया है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली का जितना भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो भी आज की दिल्ली है, मॉडर्न दिल्ली है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा शीला दीक्षित के ही टाइम का है। उसके बाद पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से उन्हें और अच्छे से फाइट करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं एनके सर का रिएक्शन लूं, एक बार जरा मोहित बख्शी का मैं यहाँ पर। मोहित, ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मिठाइयां पहुंच रही है, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि अब 10 तो बज चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस उनके पास उनके एजेंट से आ रहा है, जो कि पोलिंग बूथ पर बैठे, काउंटिंग बूथ पर बैठे हुए हैं, और काउंटिंग बूथ से उनको जो रिपोर्ट आ रही है उसके लिहाज से उनका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है। हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, राजनीतिक दल है, अपना दावा कर रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, हमें अच्छी बढ़त मिल रही है और थोड़ी देर में चीजें बदलेंगी, क्योंकि हमारे काउंटिंग एजेंट जो हैं वो हमें अलग बात बता रहे हैं, जो कि अभी अपलोड होगी। और आप देख रहे हैं 39-23 हो गया है, जो अगर ईसी की वेबसाइट पर हम देखें तो इस वक्त आंकड़ा जो है 39-23 का हो गया है। तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर नजर आ रहा है। हालांकि बहुमत जो है वो बीजेपी को अभी से मिल गया है। 39 नंबर बड़ा नंबर होता है, 36 चाहिए, 39 आ चुका है। लेकिन ये अभी 1, 2 और कई जगह तीसरे राउंड तक की कहानी है, अभी और राउंड बाकी है। और उसी राउंड की जो वो है उम्मीद जो है वो लगता है शायद आम आदमी पार्टी को लग रही है। अब ये उम्मीद ज्यादा है या कम है या जल्दबाजी है इनकी, ये तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है।
आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है और यही कारण है कि मिठाइयां वहां पर पहुंच रही है। आरती जी अगर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आरती जी वो ये कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हमने पुराने कुछ चुनावों में भी जिस तरह से देखा है, अभी हाल ही के चुनावों में तो जिस तरह से एकदम चेंज हो जाता है, वो कह रहे हैं कि फिर ये पलटी मारेंगे। हालांकि अब बहुत ज्यादा लगता तो नहीं है कुछ, लेकिन तब भी अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, वो अपनी खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें, लेकिन हम बिल्कुल आखिरी तक इंतज़ार करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी सिर माथे लेगी। और मुझे लगता है कि असली मिठाई, असली लड्डू आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाले हैं, दिल्ली की जनता के हिस्से में आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता व्यवस्था बदल चाहती है और वो चाहती है कि अब डेवलपमेंट, विकास के कार्य शुरू हों, दिल्ली की सड़कें बने, नल से पानी आए, यमुना साफ हो, हवा साफ हो। तो ये सब कार्यों के लिए, और कांग्रेस चाहती थी कि उन्होंने लड़ाई 12 सीटों पे है अगर देखा जाए तो, फोकस जो था, और वो अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है। वो देखते हैं कि वो कितना कामयाब हुई। और आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपने समीकरण जो भी बिठा रही है, फाइनल समीकरण तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोलेगा जो दिल्ली की जनता ने दिए हैं, और उसकी हम सब इंतजार आखिरी समय तक करेंगे। बहुत सम्मान और आदर करते हैं हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।